हेलो। क्या हाल है बच्चों? बढ़िया हो? चलिए हम भी अच्छे हैं और आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे वहाँ पे। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारी जो वीडियो है वो मॉडर्न हिस्ट्री की ही आ रही है और जल्दी ही पॉलिटी की जो बची हुई वीडियोस है वो भी जल्दी आएंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का जो लेक्चर आज का स्टार्ट होने वाला है वो लेक्चर काफ़ी बढ़िया लेक्चर है और ये लेक्चर आपको बहुत कम मिलता होगा आपको यूट्यूब पे। वैसे तो पढ़ाने वाले बहुत सारे यूट्यूब पे हैं, टीचर्स बहुत सारे टीचर्स हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स बहुत सारे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है आपका, टॉपिक क्या है बताऊंगा, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और अगर यहाँ से आपका बेसमेंट बहुत अच्छा बनेगा आपका। अगर आपने वास्तव में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका एक फाउंडेशन है वो मजबूत हो जाएगा। तो फाउंडेशन बनाने के लिए जैसे जीएस फाउंडेशन बैचेस होते हैं, ऐसे जीएस फाउंडेशन बैचेस में भी ये टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा बताया जाता है और इसको पढ़ने के बाद आपका फाउंडेशन मजबूत होगा। चलिए टॉपिक क्या है बता देता हूं। टॉपिक क्या है, यानी कि भारत की इकोनॉमी पे कंपनी यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यानी कि ब्रिटिश राज है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो हम कहेंगे भारत में ब्रिटिश राज्य का, तो भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव कहने का मतलब एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो ये मतलब है कहने का कि भारत की इकोनॉमी पे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या प्रभाव पड़ता है। मैं ये बताने जा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि भारत की इकोनॉमी पे जब कंपनी भारत में आती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, भारत की इकोनॉमी किस तरह से वो डूब जाती है, किस तरह से भारत की इकोनॉमी सफरिंग करती है। तो मैं इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। इस टॉपिक को मैंने 4 भागों में बांटा है, 4 चरण मान लीजिए, भाग मान लीजिए, इसको मैंने 4 चरणों में बांटा है। पहला चरण है जो 1600 से स्टार्ट होगा, 1757 तक चलेगा। इसमें भारत की जो हस्तशिल्प उद्योग है उसका विनाश हो जाएगा, उसको कहीं ना कहीं उसको नष्ट हो के कगार पे पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर जो 3 चरण आने वाले हैं वो रजनी पामदर जी ने बताए थे। तो भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या है भारत में, तो ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, भारत की इकोनॉमी किस तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, भारत की इकोनॉमी किस तरीके से वो सफरिंग करती है, हम इस पे बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक 4 भागों में बटेगा आपका टॉपिक। ये फर्स्ट टॉपिक है 1600 से लेके और 1757, 1600 से लेके 1757 में। तो यहां क्या होता है, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो जाता है। तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश होता है। ये तो बात समझ में आ गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो पीरियड है जो ब्रिटिश राज हमारे ऊपर राज्य कर रहा है तो उसके इंपैक्ट क्या क्या पड़ते हैं भारत की इकोनॉमी के ऊपर, हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और पहला टॉपिक हम बताएंगे 16 से लेकर 1757 में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश कैसे होता है, उसकी क्या क्या वजह होती है, कैसे भारतीय हस्तशिल्प जो है वो टूट जाते हैं, कैसे इकोनॉमी रूप से कमजोर पड़ जाते हैं और कैसे भारत देश गरीब और गरीब और गरीब होता चला जाता है। भारत कभी सोने की चिड़िया था ऐसा माना जाता है, लेकिन अंग्रेजों के आते आते कहा जाता है कि इतना ज्यादा गरीब और सबसे ज्यादा पुअर कंट्री में गिना जाने लगा। तो ऐसी क्या कंडीशन रही कि भारत की इकोनॉमी जो बहुत नंबर 1 पे थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो भारत की जो कहते हैं कि इकोनॉमी के प्रोडक्शंस के मामले में भी सबसे ज्यादा नंबर 1 था भारत दुनिया में। लेकिन धीरे धीरे उनके आ जाने के बाद भारत की इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से डूब जाती है। उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या वजह होती है, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो पहली वजह 1600 से लेकर 1757 तक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश होता है। नंबर 2 टॉपिक है 1757 से लेके और 1813 तक। इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है, इसके लिए बताया जाता है कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण होता है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह 1813 से लेके और 1858 तक होता है, चलता है। इसे कहा जाता है औद्योगिक पूंजीवाद
का चरण। और जो नेक्स्ट चरण होता है उसे क्या कहा जाता है, तो 1858 से लेके और 1947 तक ये क्या होता है, तो वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण स्टार्ट होता है। तो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के, ये के कर लीजिए, के विनाश का चरण। और उसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ठीक है। ये 4 टॉपिक है जो भारत की इकोनॉमी पे प्रभाव दिखाते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दिखाते हैं, किस तरह से ब्रिटिश या कंपनी ने भारत की इकोनॉमी किस तरह से बर्बाद कर दिया, किस तरीके से उन्होंने इस भारत की जो सिस्टमैटिक चीजें चल रही थी उसे विनाश कर दिया, उसको सफाया कर दिया। तो हम इन पे ही बात करने वाले हैं। ये 4 टॉपिक आप दिमाग में डालें, 4 टॉपिक को रिवाइज करेंगे हम लोग। और कहा जाता है जो तीनों टॉपिक है, ये तीनों टॉपिक है, भारत की इकोनॉमी को ये डिस्क्राइब करने वाला कौन है, इसे बताने वाला कौन है, इन 3 भागों में बांटने वाला पीरियड कौन है। तो एक रजनी पामदत्त है, रजनी पामदत्त, जिसने इसकी इन तीनों पीरियड्स के बारे में बताया था। और उन्होंने एक बुक निकाली थी इंडिया टुडे के नाम से, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे किताब है जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत की जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं जो भारतीय इकोनॉमी है वो 3 चरणों में उसको बर्बाद होती है। कैसे ऐसे भी लोग अपनी रूल्स चले गए आते हैं, कैसे ऐसे अपना जो नीतियां होती हैं भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो कौन कौन सी नीतियां होती हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। तो ये लगभग ये 4 पॉइंट है जो पढ़ाऊंगा आपको। और एक पॉइंट और एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा मैं आपको। वो पॉइंट कौन सा देख लीजिएगा। वो पॉइंट है आपका, थोड़ा सा गीला हो गया ज्यादा ये, तो ये पॉइंट जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपका सेकंड पॉइंट, इसे फर्स्ट पॉइंट मान लीजिए आप। तो भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है, ये पॉइंट, ये आपका ये टॉपिक है। और इसमें पहला पॉइंट ये है आपका, पहला पॉइंट ये है कि भारत का जो साम्राज्य, अंग्रेजों ने भारत में जो साम्राज्य किया है, जिनका जो टाइम पीरियड रहा है उसे 4 भागों में मनुष्य ने बांट दिया है। और नंबर सेकंड पॉइंट बताऊंगा कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन के निष्कासन का सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, वो क्या सिद्धांत था, उसके बारे में क्या कहानी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर इंडेक्स हुआ तैयार हमारा, जो आपका टॉपिक है जो चलेगा। तो यहां तक की बात कर ली मैंने। अब हम आगे बढ़ पढ़ेंगे, यहां तक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बस पढ़ते रहिए, आराम से नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो शायद कुछ काम नहीं चलेगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना मेरे बच्चे। नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, और नोट्स बनाएंगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। नोट्स नहीं बना पाओगे तो कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो नोट्स भी बनाते रहिए। चलिए, पहला पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट पढ़ाने हैं। 5वां ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ाना। 1 घंटे का लेक्चर हो, कम से कम 1 घंटे का लेक्चर है टॉपिक। और 1 घंटे के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप लोग। ठीक है, आराम से वीडियो को देखते रहिएगा, आराम से वीडियो को पढ़ते रहिएगा। टॉपिक है, पहला टॉपिक है 1600 से लेके और 1757 तक प्लासी का युद्ध होता है। इसके बीच का जो पीरियड होता है, इसमें क्या होता है, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का चरण है। ये उद्योग के विनाश का चरण है। ठीक, अब किस तरह से भारत के उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग का विनाश करते हैं, कैसे भारतीय इकोनॉमी को कमजोर कर देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, कंपनी जब भारत में आती है, कहा जाता है इनका काम क्या होता है, केवल ट्रेडिंग करना होता है, व्यापार करना होता है। यहां से सामान लिया और इंग्लैंड पहुंचा दिया, और वहां से हमें क्या देते थे लाके। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में जब हस्तशिल्प थी, यानी कि हाथों से, हस्तशिल्प का मतलब है कि हाथों से जो काम होता है, जो कारीगर लोग कोई भी काम करते हैं अपनी कुशलता के आधार पे, अपनी स्किल्स के आधार पे, जो भी आइटम्स बनाते हैं, जो भारतीय इंडियन आइटम्स बनाते थे, वो इंग्लैंड में या यूरोप कॉन्टिनेंट में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है, ये माना जाता है
कि कंपनी भारतीय वस्तुओं को बेचती थी, यहां से वो खरीदती थी और यूरोप कॉन्टिनेंट में जाके बेचती थी और वहां उन्हें ऊंचे दाम मिलते थे। और उसके बदले में जब वहां से आते थे तो कहीं ना कहीं वे सोना चांदी भारत लाते थे। तो कंपनी क्या करती थी, भारतीय वस्तुओं को, खरीद कर, ठीक है, ले जाती थी। और यहां से ले जाने के बाद क्या करती थी, यहां से ले जाने के बाद माना जाता है कि वो यूरोप महाद्वीप में जाके बहुत ऊंचे प्राइसेस में वो यहां की वस्तुओं को बेचा करते थे। और बदले में वो हमें क्या देते थे, तो बदले में वो हमें सोना चांदी ये सब ला के दिया करते थे। ठीक है, तो भारतीय वस्तुओं को खरीद कर ले जाते थे और हमें क्या मिलता था, तो भारतीयों को सोना चांदी देते थे। ठीक है, अब ये सब कुछ चलता रहा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत फेमस जगह है, मैं 2-4 के नाम बताऊंगा जहां पे वस्तुएं बनाई जाती है। कहते हैं कि जो सोल है, गर्म सोल होती है, और जो चादरें होती हैं, गलीचे होते हैं, वो कहां बनते थे, वो आगरा और कश्मीर में बनते थे। और जो रेशमी वस्त्र बनते थे, रेशमी कपड़ा बनता था, वो मुर्शिदाबाद में बनता था और लाहौर में बनता था। कई सारे स्थान ऐसे हैं जहां ये सामान बनते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा कि क्या हुआ होगा। तो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, गर्म सोल है एवं गलीचे हैं, ये कहां बनते थे, आगरा में बनते थे और कश्मीर में बनते थे। तो वहां से अंग्रेज खरीदते थे और इंग्लैंड में जाकर बेचा करते थे। बहुत फेमस इनका बिजनेस चल रहा था वहां पे। उसके बाद रेशमी कपड़ा जो है वो यहां से खरीदते थे, मुर्शिदाबाद से मोस्टली एंड लाहौर से खरीदते थे, और यहां से वो खरीद के वो यूरोप महाद्वीप में बेचा करते थे। तो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं कहां पे गर्म सोल कहां से लेते थे। गर्म सोल हम गलीचे आगरा और कश्मीर से खरीदते थे और वो यूरोप महाद्वीप में बेचते थे, और उनके बदले इंडियंस को सोना चांदी और रुपया वगैरह जो पैसा वगैरह चलता था वो पकड़ाते थे। लो जी आपका सामान इतने बिक रहा है। तो भारत को मरी वाली पूरे महाद्वीप में भारतीय सामान बिक रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। और भारतीय हस्तशिल्प कला अपने पूरे कहते हैं उन्नति पे, शिखर पे थी उस समय। एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं, रेशमी कपड़ा मुर्शिदाबाद, और कहां से होता था, लाहौर से। ठीक है, रेशमी कपड़े का भी यहां से स्टार्टिंग होता था। और सूती वस्त्र के लिए तो बहुत फेमस था, गुजरात है, महाराष्ट्र प्राचीन काल से ही, मछलीपट्टनम है आपका और ढाका है, यहां से सूती कपड़े का भी निर्यात किया जाता था। तो यहां पे सूती कपड़ा कहां से होता था, तो सूती कपड़े का जो निर्यात होता था वो कहां से होता था, वो ढाका से होता था, गुजरात से होता था, महाराष्ट्र से होता था, मछलीपट्टनम से होता था। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय वस्तुएं यूरोप महाद्वीप में फैल चुकी थी। हर घर में, यूरोप के हर घर में, इंग्लैंड के हर घर में कहीं ना कहीं भारतीय वस्तुएं अपनी जगह बना चुकी थी। और इतना बिजनेस इतने फॉर्म में था, कहा जाता है बिजनेस इतनी हाई उस पे था, लेवल पे था कि एक अंग्रेज एक अंग्रेज नोवेलिस्ट रहा है, एक अंग्रेज जो है इंग्लिश नोवेलिस्ट था, उसका नाम बहुत सुना होगा आपने, डैनियल डेफो। बहुत फेमस नाम है, बहुत सारे इंग्लिश के नॉवेल्स लिखे उन्होंने। उनमें से एक नॉवेल्स का नाम मुझे याद है, रॉबिन्सन क्रूसो। तो कहा जाता है कि एक बार डैनियल डेफो ने अंग्रेज सरकार से ये तक कहा था, उन्होंने, डैनियल डेफो बहुत फेमस है, रॉबिन्सन क्रूसो का फेमस नॉवल है, और डैनियल डेफो ने एक बार ये कहा था अपनी ब्रिटिश सरकार से कि भारतीय वस्तुएं अब हमारे घर तक तो पहुंच गई है, अब हमारे घर के सोने के कमरे तक पहुंच गई है। यानी कि जहां हम स्लीपिंग करते हैं, चादरें हैं, और बहुत सारे आइटम्स है जो शिल्प कला है, तो यानी कि भारतीय वस्तुएं अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है और हमारे सोने के कमरे तक पहुंच चुकी है। तो अब तो हद हो गई है, इनको रोको किस न किस तरह। अगर इस तरह से बढ़ता गया तो एक दिन भारत दुनिया का सबसे धनी देश हो जाएगा। ये डैनियल डेफो का मैं डायलॉग बता रहा हूं। उन्होंने शिकायत की थी भारतीय वस्तुओं की
कि इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय वस्तुएं यूरोप महाद्वीप में, इंग्लैंड में आ गई है कि ये अब हमारे घरों में इतनी ज्यादा घुस गई है कि हम इनको बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो जल्दी से इसे खत्म कीजिए आप। तो डैनियल डेफो की डायलॉग से मैं ये चाहता हूं कि आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि आपकी माइंड की पावर मजबूत हो जाए। वहां जब पेपर आता है तो वहां डायरेक्टली क्वेश्चंस, आप वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, आप टिक कर देंगे, लेकिन जहां डायलॉग क्वेश्चन होगा वैसे कैसे कर पाएंगे? वो तो माइंड का ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको डायलॉग्स क्लियर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेमोरी ज्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर विश्वास जमाना होगा। अगर विश्वास जम जाएगा आपका अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी यादों के ऊपर, अपनी मेमोरीज के ऊपर, तो क्वेश्चन कर लेंगे आप। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है और डायलॉग अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो डेफिनेटली आपका पीसीएस या यूपीएससी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि आप अपने डायलॉग्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, सोच के करिए क्वेश्चन को। ऐसे नहीं है कि बेवकूफों की तरह आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने आंसर टिक कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आराम से सोच के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसलिए मैं जो पढ़ा रहा हूं वो एक बेसमेंट के आधार पर पढ़ा रहा हूं मैं, इतना तो आपको कैरी करके ना होगा एग्जाम तक भी। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो लगभग ये मान लीजिए 1600 लेकर 1757 तक वो क्या करती है कि भारतीय वस्तुओं को इंग्लैंड में बेचती है, यहां से वस्तुएं खरीदती है, उसके बदले में सोना चांदी मिलता है और भारतीय वस्तुएं पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैल जाती है। स्पेशल इंग्लैंड के जो यूके कंट्रीज हैं उनमें ज्यादा चली जाती है। तब डैनियल डेफो का एक बड़ा फेमस डायलॉग आता है। तो डैनियल डेफो का एक डायलॉग मैं बता रहा था आपसे, डैनियल डेफो ने एक एग्जाम्पल अपने, मैंने कहा ना इसका एक बहुत अच्छा नोवेल है, उसका नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। ये भी याद रखना, आपसे पूछ सकता है वन एग्जाम में, पूछ ले आपसे कि रॉबिन्सन क्रूसो किस अंग्रेज राइटर का जो पुस्तक है या किताब है, तो आप बताना कि डैनियल डेफो की। रॉबिन्सन क्रूसो बहुत फेमस है और आइसोलेटेड लैंड पे चला जाता है रॉबिन्सन क्रूसो, कैसे सरवाइव करता है उसकी पूरी कहानी बताई गई उसमें, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा टॉपिक आता है। तो डैनियल डेफो कहता है कि अगर हमने भारतीय वस्तु को इसी तरह से खरीदते रहे तो डेफिनेटली एक दिन हम उनके गुलाम हो जाएंगे, उनकी इकॉनमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमें उनकी गुलामी करनी होगी। तो उन्होंने शिकायत की थी, इंग्लिश गवर्नमेंट ने कहा था कि भारतीय वस्तुएं हमारे घरों के सोने के कमरे तक, वो स्लीपिंग वाला जो रूम होता है ना, बेडरूम जिसे बोलते हैं आप, वहां तक चली गई है भारतीय वस्तुएं। तो रोकना होगा किसी न किसी तरीके से। तब उसे रोकने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वही प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश कर देते हैं। मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा सुनिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि मेरी सुनी हुई बात ही काम आएगी आपके पेपर में। और जो डायलॉग वाला क्वेश्चन होगा वो तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड काम कर रहा होगा। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से आपकी रट लीजिए जब भी कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में ऐसे थोड़ी लगता है, पेपर में तुम्हें सोचना पड़ेगा, और आपके पास अगर पावर है, सोच नहीं पाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा, पावर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए अब बताते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश की क्या क्या वजह भारत में रही थी, किन किन वजहों से जो है ये दिक्कतें शुरू हुई है, तो हम उसी की बात करते हैं। चलिए तो यहां से हम हटा लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे, पर यह जरूर है मेरे बच्चे कि आप आराम से पढ़िए, प्यार से पढ़िए। चलिए क्वेश्चंस पे आप कमांड करने की सोचिएगा, आप क्वेश्चंस को रटने की कोशिश मत कीजिएगा। रटने से कुछ नहीं होने का, ट्रिक लगाने से कुछ नहीं होने का, ज्यादा ट्रिकी मत बनिए, जो ट्रिक बन के आपका ट्रैक ही फेल हो जाएगा। ट्रिकी मत बनिए ज्यादा कि आप मैं फंडा याद लगा दूं, फंडे से कुछ नहीं होने वाला। सोच के आपने सोच बढ़ाइएगा, अपने दिमाग की पावर बढ़ाइएगा तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अब भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश की वजह क्या थी? तो भारतीय, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं जिससे कि स्पेस बचे बात में। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश की वजह। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश की वजह कौन कौन सी रहती है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से उनका विनाश होता है। 1600 लेकर 1757 तक प्लासी का युद्ध नहीं होता, तब तक की मैं बात करता हूं किस तरीके से होगा। डैनियल डेफो के डायलॉग का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत सारे भारतीय वस्तुओं के लिए जो यूरोप में लाई जाती है उसके लिए कड़े रूल्स रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। उसमें यह कहा गया है कि कोई वस्तुएं
जो इंग्लैंड में उनको कलर नहीं दिया जाता, उन्हें पेंटेड नहीं किया जाता, तो उन्हें नहीं बेचा जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डैनियल डेफो की शिकायतनामे से इतना ज्यादा इंस्पायर हुए कि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि भारतीय वस्तुओं को बिक्री पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध किसने? रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगा दिया, ऐसा माना जाता है। तो भारतीय वस्तुओं की बिक्री पर, तो मैं लगा देता हूं यहां पर, इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं पर, वस्तुओं की बिक्री पर कड़े कानून लागू किए। उनका मेन टारगेट यह था कि भारतीय वस्तुएं अब इंग्लैंड में ज्यादा नहीं बिकनी चाहिए। धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं की डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन थे। अब ज्यादा सामान इंडिया से नहीं जाते थे इंग्लैंड, क्योंकि उनकी डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगा दिए। इससे भारतीय का परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि भारतीय वस्तुओं की बिक्री इंग्लैंड में लगभग ना के बराबर हो गई। अब सिंपल सी बात है, अगर वस्तुएं नहीं बिकेंगी, डिमांड नहीं होगी, तो भारत के अंदर जो हस्तशिल्प उद्योग है वो मरने लगेगा, उसका विनाश होना शुरू हो गया। जहां पहले 10-10 वस्तुएं बनती थी, डिमांड होती थी, अब एक वस्तुओं की डिमांड नहीं रही है। तो धीरे धीरे भारतीय हस्तशिल्प अपना जो है वो कहते हैं कि वो अपने विनाश की तरफ चल पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे भारतीय वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए, कड़े रूल्स बना दिए, जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री बिल्कुल बंद हो गई थी, ऐसा मानिएगा पूरी तरीके से। दूसरी चीज यहां पे देखनी पड़ी, ददरी प्रथा। अब एग्जाम में पूछ लेता है कि ददनी प्रथा क्या थी, आपसे पूछेगा कि ददनी प्रथा। मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि क्वेश्चंस को रटने की कोशिश मत कीजिएगा। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा, रट लिया उसका आंसर, बस ऐसे चल रहा है हमारा, फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता। अरे सिलेक्शन कैसे हो जाएगा तेरा मेरे बच्चे? सिलेक्शन केवल दिमाग से होता है, पढ़ने से ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है। केवल दिमाग से, मेमोरी में क्वेश्चंस को रखना, उसे किस तरह से बताया है सर ने, वो चीजें आपको रिमेंबर रखना, उससे हुआ क्वेश्चंस। आपके पास कहते कॉमन सेंस वाली मेमोरी भी होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से किए जाते हैं, वहां पे आपकी मेमोरी ही काम आती है, वहां रट्टाफिकेशन काम नहीं आती, वहां कोई ट्रिक्स काम नहीं आती है। इसलिए प्लीज अपने ट्रिक्स का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, केवल सोचो और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो और सोचो किस तरीके से सर बता रहे हैं। बस ददरी प्रथा क्या होती है कि जैसे कोई हस्तशिल्प कारीगर होता है, तो उसे क्या करते हैं कि वो वस्तुएं बनाता है। मान लीजिए टोकरी ही बनाता है, आप ये मान लीजिए, और टोकरी बनाने से पहले ही किसी अंग्रेज कारोबारी ने कहा कि इस टोकरी को मैं 50 पैसे में लूंगा आपसे, और पहले अगर आप 100 टोकरी बनाएंगे तो 100 की 100 को मैं 50 पैसे में लूंगा। तो ददरी प्रथा मतलब होता है कि पेशगी के रूप में पहले ही क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट होने से पहले उसके रेट सेटअप कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, उसे पेशगी दे दी जाती है, और पेशगी देने के बाद उस पर एक जो कहा जाता है कि एक तरह का पूरा करारनामा, एक तरह का कह सकते हैं कि एक तरह का शर्तनामा जो है वो बना दिया जाता है कि आप जो भी सामान होगा मुझे बेचेंगे, इतने पैसे बेचेंगे। तो कहीं ना कहीं ददनी प्रथा ने कहीं ना कहीं बने भारत में हस्तशिल्प उद्योग को उसके पतन तक पहुंचा दिया था। ठीक है, मेंस में भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मेंस का जीएस का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला सिलेबस है, तो उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत की इकोनॉमी पर कंपनी का या कंपनी का या ब्रिटिश राज्य का कितना बड़ा प्रभाव पड़ा, तो वो भी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्वेश्चन किस तरह से कर रहे हैं। मुझे इसका कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से पेपर करेंगे, वो आप ही का दिमाग होगा। तो ददरी प्रथा बहुत ज्यादा कह सकते हैं अभिशाप साबित हुई इनके लिए, और इनको विनाश के कगार तक पहुंचा दिया। चलिए अब तीसरा पॉइंट आती है कि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में क्या होता है मेरे बच्चे, 18वीं शताब्दी में क्या होता है, औद्योगिक क्रांति आ जाती है। अब ये भी एक मेन मसला है। औद्योगिक क्रांति के आ जाने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड में नई नई मशीनें आ जाती है, नई नई वस्तुएं बनाने की नई नई मशीनें आ जाती है। भारत में अब भी हस्तशिल्प कला चले, हाथों से सामान बनाया जा रहा है, और इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन आ जाने से क्या हुआ कि मशीनों से ही काम बन रहा है, और मशीनों से ज्यादा प्रोडक्शन होता है, डिमांड भी ज्यादा, जो डिमांड आ रही है उसको भी सप्लाईमेंट ज्यादा होता है। तो कहते हैं कि इंग्लैंड के कारखानों में बनने वाली जो वस्तुएं थी
और भारत में हस्तशिल्प कला से बनने वाली जो वस्तुएं थी वे नहीं टिक पाए उनके सामने। भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था उनकी वस्तुएं कहीं ना कहीं इंग्लैंड की निर्मित सस्ती वस्तुओं के सामने, क्योंकि भारतीय तो पूरा दिन खर्च करेगा भाई और जब जाके एक टोकरी बनाएगा, और वहां मशीनों से ही काम चल रहा है तो मशीनों से 1 घंटे में न जाने लाखों हजारों टोकरियां बनाने के तैयार हो जाती है। तो भारतीय वस्तुओं की अपेक्षा में सस्ती वस्तुएं होती थी। तो कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के आ जाने के बाद इंग्लैंड के कारखानों की निर्मित जो सस्ती वस्तुएं थी उनके सामने भारतीय वस्तुएं नहीं टिक पाई और इसलिए उन्होंने क्या हुआ, दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी की एंडिंग में आखिर में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि भारतीय वस्तुएं उनके सामने किसके, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के या इंग्लैंड के कारखानों की सस्ती वस्तु के सामने नहीं टिक पाती हैं और धीरे धीरे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग बंद होने के कगार पे पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, ऐसा माना जाता है, क्या माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो हस्तशिल्प उद्योग में लगे हुए लोग थे जिनके पास पैसा, तो उन्होंने जमीनें खरीद ली। जमीनें खरीदने के बाद क्या हुआ, उन्होंने जमीनें खरीदी और उन्होंने कृषि अपना शुरू कर दिया। कि कुछ गरीब हस्तशिल्प कला वाले लोग कारीगर थे, उनके पास पैसे नहीं थे जिससे जमीन खरीद सके, तो बेचारे भी कृषि मजदूर बन गए और इस तरह से भारत में कहीं ना कहीं यानी कि हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हो चुका था। तो ये सब आपको लिखना है, अपने अकॉर्डिंग लिखना, मेरे अकॉर्डिंग लिखना। अब मेरी लैंग्वेज अलग है, आपकी अलग बनेगी, तो अपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो यहां तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और मैंने पढ़ाया है कि भारतीय हस्तशिल्प भारत की हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का चरण क्या, कब से कब तक था और उसके विनाश की वजह क्या थी। तो मैंने यहां तक। अब मेरा दूसरा टॉपिक है रजनी पामदत्त ने जो आगे का पीरियड है 1757 से लेके और 1900 कितना बेटा 1947 के बीच का जो पीरियड है वो अंग्रेजी उपनिवेशवाद का पीरियड है। उसको 3 चरणों में उन्होंने बांटा था, रजनी पामदत्त ने बांटा था, उनको 3 चरणों में बांटा था। और कहा जाता है कि उन्होंने, उनका एक पत्र था बड़ा फेमस, इंडिया टुडे, उस पत्र में उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। तो मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं मेरे बच्चे, मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि रजनी पामदत्त का दिया हुआ डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। अब इसमें क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉपिक बहुत बढ़िया है, आपकी पावर को बढ़ाएगा, आपकी मेमोरी को बहुत ज्यादा मजबूत बना देगा। इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, ये नहीं कहता कि देखो मैं पढ़ाया क्वेश्चन लग जाएगा इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया। क्वेश्चंस अपने हिसाब से पेपर बनता है और अपने हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। वहां पे कहने से कुछ नहीं होने वाला कि आपने मुंह फाड़ दिया क्वेश्चन हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आराम से करो, पेपर को प्यार से कीजिएगा। पेपर अपने हिसाब से पेपर बनता है, जो आपकी कल्पनाओं से भी अलग होता है। आप पढ़ के कुछ जाते हैं, मिलता कुछ और है, फिर आप सोचते हैं क्या हो गया। तो उसका इससे बचने का एक तरीका कि आप सिस्टमैटिक पढ़िए, अच्छा पढ़िए और थोड़ा सा सही करके पढ़िए। तो टॉपिक का नाम है वाणिज्यिक, टॉपिक का नाम है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। कब से कब तक है, कहा जाता है कि 1757 शुरू होता है और 1873 तक होता है। आप इस चरण में क्या करती है कंपनी, इस चरण में क्या करती है, कहा जाता है कि ये व्यापार करने आई थी और व्यापार ही किया इसने, ऐसा बात नहीं कि व्यापार नहीं किया, उन्होंने व्यापार किया। 1873 में उन्होंने व्यापार किया। तो भारतीय व्यापार पे धीरे व्यापार करते रहे लोग, आगे बढ़ते रहे। तो इस चरण में क्या होता है सुन लीजिए, 2-3 पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, आराम से बताऊंगा, रिलैक्स होकर रहिएगा। तो पहला पॉइंट है कि भारतीय व्यापार पर इन्होंने एकाधिकार कर लिया, मोनोपोली कर दी। ये मान लीजिए कि एकाधिकार मतलब होती है मोनोपोली, वैसे मोनोपोली देता हूं, मोनोपोली एक अधिकार। तो भारतीय व्यापार पर कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया कि एक अधिकार कर लिया। जो भी सामान बिकेगा, वो जो भी सामान खरीदेंगे वो सब कंपनी से खरीदेंगे, कंपनी सामान खरीदेगी, कंपनी सामान बेचेगी। तो पूरे व्यापार पर इस टाइम में यानी कि 1757 से लेकर 1873 तक कंपनी ने पूरा अधिकार कर लिया, यानी कि बाइंग एंड द सेलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इंडिया। और अपनी मर्जी से लोग क्या करने लगे, वस्तु को बेच और खरीदने लगे थे। नंबर दूसरा क्या था कि भारतीय सत्ता पर अधिकार कर लिया। भारतीय सत्ता पर, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, भारतीय सत्ता पर अधिकार कर लिया।
अब अगर आप सत्ता पे अधिकार चले तो क्या मिलने वाला, आपको राजस्व मिलेगा, टैक्स मिलेगा, तो राजस्व पर भी अधिकार किया। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज एग्जाम में बदली जा सकती है, एग्जाम में इसकी लैंग्वेज बदली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से डायलॉग करना, हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भारतीय सत्ता पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है और वे भारत के राजस्व पे भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट जो बता चुका हूं, उसमें तीसरे पॉइंट में क्या था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर क्या कर लेते हैं, पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। तो यहीं पे तीसरा पॉइंट है, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण कर लेते हैं। यानी कि इस पूरे पीरियड में वाणिज्यिक वाले कार्यकाल में क्या करते हैं अंग्रेज कि भारत की जितनी भी सत्ता होती है, जो भी साम्राज्य क्षेत्र होता है, वो सब पूरा साम्राज्यवाद बढ़ा देते हैं, उसका विस्तार कर लेते हैं और वहां से जो दीवानी अधिकार है, राजस्व लेने का अधिकार है, वो इकट्ठा करते हैं, वस्तुओं को बेचना खरीदने का एक अधिकार भी ले लेते हैं और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक का बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। अब एग्जाम में जैसे रहेगा अपने हिसाब से करना, जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से मैं पानी पी लेता हूं इतना, ठीक है। चलिए भाई, यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िएगा। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट क्या है, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। वीडियो बहुत स्लो बन रही है, मैं जानता हूं, और स्लो ही रहना चाहिए। औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक है, मान लीजिए औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कब से कब है, पीरियड आप चेंज कर लीजिएगा, पीरियड है 1813 से 1858 तक। अब इसमें क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब आपने व्यापार तो कर लिया है, आपने ट्रेडिंग तो कर लिया है, लेकिन आप क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना शुरू करते हैं और भारत से क्या करते हैं, भारत से जितना भी कच्चा माल है सब इंग्लैंड लाया जाता है, इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता है और इंग्लैंड से जो तैयार माल है वो भारत के बाजार में बेचना शुरू कर दिया जाता है, भारत में एक बाजार बना दिया जाता है। तो पहली बात है, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता है, इंग्लैंड भेजा जाता है। इस पूरे पीरियड में क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स इंडियन से लिया जाता है और इसको इंग्लैंड के कारखानों में नवनिर्मित जो सामान बन के आते हैं, जो निर्मित सामान होते हैं वे सस्ते भी होते हैं, उन्हें इंग्लैंड से लाके भारत में बेचना स्टार्ट कर दिया जाता है। इस तरह से यहाँ इंडस्ट्रीज पॉलिसीज उनकी कामयाब हो जाती है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि जो व्यापार पे एक अधिकार था, व्यापार पर एक अधिकार वो समाप्त कर दिया जाता है। एक कानून बनता है, सब जानते हैं, चार्टर एक्ट 1813 में, और कहा जाता है कि इसमें बड़ा अच्छा कानून बताया गया कि चीन का चाय के साथ केवल छोड़ के कंपनी का व्यापार, बाकी सभी व्यापार अब कोई भी आदमी, कोई भी विदेशी या कोई भी आदमी विदेश से आने वाला कोई भी व्यापार कर सकता है। तो भारत में एक अधिकार, किसका एक अधिकार, यानी कि भारत में, यानी कि व्यापार पर जो इंग्लैंड कंपनी का एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी आदमी, इंग्लैंड के कोई भी व्यापारी, कोई भी कारीगर या कोई भी व्यापारी भारत में अपना व्यापार कर सकता है, अपनी व्यापारी फैक्ट्रीज खोल सकता है, अब व्यापार कर सकता है, इसलिए कंपनी। लेकिन चीन का चाय के साथ, चीन के साथ चाय का जो व्यापार था कंपनी का वो बचा रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, केवल चाय का चीन के साथ व्यापार हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। लेकिन 1813 का जब चार्टर एक्ट आता है तो उसमें बताया था कि ठीक है भाई, आप चाय का व्यापार भी कोई भी व्यापारी कर सकता है, अब कोई भी कंपनी का विशेष अधिकार नहीं है। तो व्यापार पर अधिकार समाप्त कर दिया गया, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेज जाने लगा और वहां से जो नवनिर्मित सामान होते हैं वो भारत में लाए जाने लगे। पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था। तो तीसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब 14 पॉइंट है हमारा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, बढ़ेकर पढ़ना, एग्जाम में अपने हिसाब से पेपर देगा वो, तुम्हारे हिसाब नहीं चलने वाला। तो वित्तीय पूंजीवाद का चरण, वित्तीय पूंजीवाद का चरण की बात कर रहा हूं मैं। ये टाइम पीरियड कितने से होता है, 1858 से शुरू होगा, 1858 शुरू होगा और 1947 तक शुरू होगा। तो इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा,
अब क्या करते हैं कि जो कंपनी होती है, जिस तरह कंपनी होती है, वो ना तो इंडस्ट्री पे ध्यान देती है ज्यादा, ना ट्रेनिंग पे ध्यान देती है। अब वो ध्यान देते हैं इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देते हैं, निवेश पर ध्यान देती है। और भारत के सामानों में कहीं ना कहीं, भारत की चीजों में वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती है। ठीक है भाई, तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर, तो निवेश, भारत में निवेश करती है, भारत में निवेश करते, इन्वेस्टमेंट करते, निवेश में इंटरेस्टेड हो जाती है। क्या हो जाती है? भारत में निवेश में इंटरेस्टेड हो जाती है कंपनी। और कहा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, कहीं ना कहीं रेलवे में कहा जाता है कि रेलवे में जो इन्वेस्टमेंट किया था अंग्रेज सरकार ने, वो अपने आर्थिक लाभ के लिए किया था और सुरक्षा के लिए किया था, भारत की प्रगति के लिए बिल्कुल नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, अब जो वित्तीय पूंजीवाद का चरण आता है उसमें इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देती है। और मैंने कहा रेलवे में जो इनका उद्देश्य था मोस्टली, वो केवल ये नहीं था कि हमें भारत की आर्थिक प्रगति करनी है, इनको साम्राज्यवाद की सुरक्षा भी बना के रखनी है कि जहां सैनिक भेजो जल्दी से भेजे जाए, जहां कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं पर कहीं क्रांति हो जाती है, तो उस आर्मी को बहुत तेज से पहुंचाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए, तो साम्राज्यवाद की सुरक्षा के लिए और आर्थिक विकास के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए इन्होंने रेलवे का स्टार्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट की ही बात कर रहा था। और भारत में शासन मजबूत करने के लिए सार्वजनिक ऋण प्रणाली भी शुरू की थी कि हम तुम्हें ऋण देंगे तो आगे बढ़िए, उससे ज्यादा भारी टैक्स लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका सिस्टम था। तो भारत में सत्ता को मजबूत बनाने के लिए, भारत में सत्ता को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक ऋण प्रणाली शुरू की गई। मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अब क्या करेगी, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऋण देगी, उस हिसाब से टैक्स लेगी, यही पॉलिसी थी इनकी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से पूरा जो भारतीय इकोनॉमी है उस पर भी कहीं ना कहीं असर डालती है चीजें, और इस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्टोर्ट कर देती है वह ब्रिटिश राज्य। और भारत की जो इकोनॉमी, जो कभी बहुत जाना जाता था, भारत एक गोल्डन बर्ड के नाम से जाना था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, वो आज क्या उन्होंने गरीब कंट्री के रूप में बना दिया। तो इस तरह से था। तो ये चारों पॉइंट अब क्लियर हो गए इनके। भारत में जो हस्तशिल्प का उद्योग है उसका विनाश हो जाता है, यानी कि वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण का किस तरह से स्टार्ट होता है भारत में, औद्योगिक पूंजीवाद चरण कैसे स्टार्ट होता है, और लास्ट में वित्तीय पूंजीवाद का चरण कैसे स्टार्ट होता है। अब मेरा लास्ट टॉपिक है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि दो ही टॉपिक मैंने बताए थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ बताना है। अगले 10 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, आप परेशान मत रहिए। तो जल्दी से ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन यहां से आपका प्लेटफॉर्म बनेगा। आप मत कहना ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, मुझे इससे मतलब नहीं क्वेश्चन आया नहीं आया, मेरा मतलब ये है कि आपका प्लेटफॉर्म तैयार करना, अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना। आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होगी तो आप अच्छा कर पाएंगे आगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट तो आप क्या कर पाएंगे। तो टॉपिक का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक। धन के निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था? पहले तो ये, पहली बात तो धन का निष्कासन होता क्या है, किसने दिया था, कब इसे एक्सेप्ट किया गया था, कहां पे पहले में सिद्धांत को प्रेजेंट किया गया था, इसके बारे में बात करें। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया गया था, सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। पारसी ये सब जानते हैं, पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे, काफी पढ़े लिखे इंसान थे। तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो है, कहा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, और बाद में अपनी किताब निकाली थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने इसे लिखा था, ठीक है। चलिए, तो इसका सिद्धांत देने वाला कौन है, गिवर देने वाला कौन है इसे? तो देने वाला है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने किसमें दिया था? इनकी एक बुक आती है बड़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में जो है इन्होंने लिखा इसके बारे में, दादा नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में लिखा। और पहली बार जो इन्होंने इसे प्रेजेंट दिया था सर्वप्रथम
सर्वप्रथम सिद्धांत दिया उन्होंने, कब दिया था उन्होंने सिद्धांत? तो उन्होंने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कब दिया था? कहते हैं कि 2 मई और 1867 में, यानी कि एक संस्था, आपको याद हो मैंने इससे पहले एक संस्था पढ़ाई थी, बड़ी फेमस थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में था और बंबई में भी इसकी शाखा खोली गई थी, और 1866 की बात बता रहा हूं मैं। तो कहा जाता है कि 1866 में एक साल पहले एक संस्था खुली थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और उसका बैठक चल रही थी, उसकी बैठक हो रही थी, कहां हो रही थी? लंदन में हो रही थी। और कहा जाता है कि इस बैठक में उन्होंने पहली बार बताया था, क्या बताया था? उन्होंने एक लेख लिखा था, उसका नाम था डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, बड़ा फेमस था। और इस लेख में उन्होंने कहा था, उन्होंने इस लेख में ही उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, और उसने कहा था, किस तरह से कहा था बताऊंगा इस पूरी कहानी को। तो सर्वप्रथम सिद्धांत दिया कब दिया? 2 मई 1867 कब दिया? और इन द कॉन्फ्रेंस, इन द सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन में दिया था भाई? इन सम्मेलन, कौन सम्मेलन में दिया था? तो सम्मेलन कौन सा था? वो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के सम्मेलन में इन्होंने क्या किया था? इस सिद्धांत को दिया था, और एक लेख था इनका, उस लेख का नाम है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया वाले लेख में इन्होंने बताया था, इन्होंने कहा था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत में दिया था उन्होंने, और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था थी जिन्होंने पहली बार इसके बारे में बताया था। और उन्होंने कहा कि भारत से जो पैसा जाता है वो किस तरह से, भारत में जो पैसा जाता है, उसने कहा था, उन्होंने बताया था कि होम चार्जेस के आधार पे जाता है, गृह चार्जेस के आधार पे जाता है, गृह व्यय के आधार पे पैसा जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जब सर्वप्रथम उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, और कॉन्फ्रेंस था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस चल रहा था, और उन्होंने अपने एक लेख लिखा था उन्होंने, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। उस लेख में उन्होंने पहली बार सिद्धांत दिया था, किसका? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, और उसमें बताया था कि भारत का पैसा किस तरीके से, जो भारत का पैसा सर्वाधिक रूप से इंग्लैंड जा रहा है, वो किस तरह से जा रहा। तो उन्होंने इस बताया था कि इंग्लैंड टू डेब्ट टू इंडिया, और उन्होंने कहा भारतीय रुपया, भारतीय पैसा इंग्लैंड जा रहा है, तो किस फॉर्म में जा रहा? तो उन्होंने कहा था होम चार्जेस के रूप में जा रहा है, होम चार्जेस के रूप में वो जा रहा है। उन्होंने ये बताया था कि होम चार्जेस, अब एक बार क्वेश्चन पूछेगा कि होम चार्जेस क्या है, आपसे पूछेगा, तो होम चार्ज का मतलब होता है जो भी कंपनी का खर्च होता था वो भारतीय, जो यहां से राजस्व मतलब मिलता था, या भारतीय जो पैसा होता था, जो भारतीय लोग कमाया करते थे, इनकम टैक्स दिया करते, जो भी पैसा भारतीय लोग कमाया करते थे, उस पैसे से कहीं ना कहीं कंपनी का, जो इंग्लैंड में जो कहा जाता है कि वहां की रख रखाव, इंग्लैंड का जो कार्यालय था, वहां के जो एम्प्लॉयर्स थे, यहाँ की जो सेना थी, और जहाँ के प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके लिए जो पैसा खर्च किया जाता था उसे होम चार्जेस कहा जाता था। और यही पैसा इंग्लैंड, जो भारत कमाता है, वो इंग्लैंड सीधा चला जाता था, क्योंकि सारे प्रशासनिक अधिकारी कहां के थे? इंग्लैंड के थे। तो यहां से वो तनख्वाह इंडिया से लेते थे और इंग्लैंड चले जाते थे। इस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन माने चले जाना, और ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन हो जाना, धन का चला जाना। इस तरह से कहीं ना कहीं होम चार्जेस के माध्यम से भारतीय पैसा इंग्लैंड जा रहा था। उन्होंने इस पूरे सम्मेलन में इसके बारे में बताया। लेकिन कहा जाता है कि इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को एक्सेप्टेड, यानी आईएनसी ने भी एक्सेप्ट किया, आईएनसी ने एक्सेप्टेड कर लिया था, ये सिद्धांत एक्सेप्टेड किया था। तो आईएनसी ने एक्सेप्टेड किया सिद्धांत, कब एक्सेप्टेड किया? तो कहा जाता है 1896 में इन्होंने एक्सेप्ट किया था। आईएनसी का अधिवेशन हुआ था कहां पे? कलकत्ता में। रहीमतुल्लाह शाह इसके अध्यक्ष थे, सब जानते हैं। और यहां पे पहली बार सब जानते होंगे कि वंदे मातरम जो गीत था वो एक्सेप्ट किया गया था। रहीमतुल्लाह शाह, कलकत्ता अधिवेशन बड़ा फेमस है ये। तो आईएनसी के अधिवेशन में 1896 में कहा जाता है कि आईएनसी अधिवेशन में, यानी कि दादा बनर्जी का ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत का विरोधी कौन थे? तो विरोधी कौन थे? तो विरोधी थे महादेव गोविंद रनाडे। तो आप रनाडे याद रखेंगे तो उससे काम चल जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे इनके विरोधी थे। आरपी दत्त थे, वे भी बहुत फेमस है, कहा जाता है वे भी विरोधी थे। तो आरसी दत्त थे, वे भी विरोधी थे।
आरसी दत्त भी विरोधी थे। और एक पत्रिका थी, एंड एक पत्रिका थी इनकी, एक पत्र भी था, बड़ा फेमस पत्र था, उनका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। ये सीसर कुमार घोष की पत्रिका थी, इन्होंने विरोध किया था। एक पत्र था बड़ा फेमस पत्र था अमृत बाजार पत्रिका। उसका संपादक कौन था? तो उसका संपादक था सीसर कुमार घोष। तो इन्होंने कहीं ना कहीं दादा नौरोजी के डेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का जो है वो अवहेलना की थी। उन्होंने बताया था कि डेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत पूरी तरह से गलत है और ये सही नहीं है। इस तरह से कहीं ना कहीं दादा नौरोजी का जो डेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत था ये बता दिया मैंने। इस तरह से भारत में पैसा जो है वो विदेश जा रहा था। तो कहीं ना कहीं भारत की जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से डूब रही थी और इसके जिम्मेदार वास्तव में ब्रिटिश नीतियां रही होंगी और उनकी वजह से भारत पूरी तरह से गरीब हुआ है और भारतीय पैसे को इंग्लैंड ले जाया गया। तरीके अलग अलग रहे थे उनके, लेकिन कहीं ना कहीं दादा नौरोजी ने अपने डेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से इसको उजागर किया था। चलिए, तो कुल मिलाकर कहा मैंने कि भारत की इकोनॉमी पे किस तरीके से ब्रिटिश की नीतियां लागू रही थी और किस किस तरीके से उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डुबो दिया था पूरी तरीके से, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उन्होंने ये सब काम किए थे। चलिए, अब मैं चारों पॉइंट जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से पॉइंट मैंने बताए थे। तो भारत की जो इकोनॉमी है किस तरह से ब्रिटिश राज्य जो है उसको विनाश करने में कारगर हुआ है, विनाश पूरी तरह से कर दिया, उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या वजह थी, उसका प्रभाव कैसा पड़ा ब्रिटिश राज का भारत की इकोनॉमी पर? तो सबसे पहले मैंने कहा हस्तशिल्प उद्योग का विनाश कर दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल चलाया, इन्होंने फिर औद्योगिक पूंजीवाद का काल चलाया और लास्ट में वित्तीय पूंजीवाद का काल चलाया। इस तरह से भारतीय इकोनॉमी को पूरी तरह से डुबो दिया। और इसके साथ ही मैं लेक्चर खत्म करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।